हर 4 साल में दुनिया एक बार थम जाती है। हजारों एथलीट्स एक उम्मीद और सपने के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेते हैं, वहीं कुछ लोगों का सालों का मेहनत और सपना चूर चूर हो जाता है। वैसे तो ये 3000 साल पुरानी परंपरा है, लेकिन आज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, इंक्लूसिव और फेयर ये कभी नहीं रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग कार्निवल, ओलंपिक गेम्स। ये सिर्फ गेम या स्पोर्ट्स नहीं, एक इमोशन है, एक जुनून है। दुनिया के आपसी भाईचारे, प्यार, शांति का ये प्रतीक बन गया है। नमस्कार। 776 ईसा पूर्व, आज से लगभग 3000 साल पहले ओलंपिया से शुरू हुआ ओलंपिक गेम्स, जो कि गॉड ज्यूस के बेटे हेराक्लीज ने शुरू किया था। हेराक्लीज ने ये गेम्स गॉड ज्यूस के ऑनर में शुरू किया था। इसका पहला जो इवेंट था वो 192 मीटर का फुट रेस था, जिसे स्टेट कहा जाता था। इसी स्टेट शब्द से आज का स्टेडियम बना। इस इवेंट को एक रसोइये ने जीता था, जिसे प्राइज मनी के रूप में एक जैतून के फूलों का माला मिला था। इसका इतिहास बहुत ही विस्तृत, बहुत ही रोचक और बहुत ही विचित्र रहा है। इन गेम्स का आयोजन हर 4 साल में शुरू से ही होता आया है। इन गेम्स का आयोजन इतना महत्वपूर्ण रहा है ग्रीक इतिहास में या वर्ल्ड हिस्ट्री में कि इतिहासकार ने इन दो गेमों के बीच के अंतराल को एक ओलंपियाड कहा है। आज भी इन्हें एक ओलंपियाड से जाना जाता है। इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है जब ये गेम्स शेड्यूल तो हुए हैं, लेकिन इनमें कभी कोई इवेंट नहीं हुए। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1916 में ओलंपिक गेम्स शेड्यूल तो हुए थे, लेकिन उनमें कोई भी इवेंट नहीं हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1940 और 1944 में भी गेम्स तो शेड्यूल थे, लेकिन इसमें कोई इवेंट नहीं हुआ था। लेकिन इनके बीच के अंतराल को भी एक ओलंपियाड कहा गया। इस खेल में बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ। 708 ईसा पूर्व में जो ओलंपिक गेम्स सिर्फ एक इवेंट से शुरू हुआ था, उसमें कई सारे खेल जोड़े गए। इसमें फुट रेस जो पहले से मौजूद था, उसी में लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कैरियर रेस जैसे बहुत सारे खेल इसमें जोड़े गए। इसके एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो पता चलता है इन खेलों में सिर्फ पुरुष को ही भाग लेने का अनुमति था। सारे पुरुष जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे वो नग्न बदन रहते थे। ग्रीस में ये प्रचलन था, उनके लिए कोई शर्मिंदगी या शर्म की बात नहीं थी। महिलाओं के लिए पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात है, इन खेलों को देखना भी वर्जित था, खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए। दूसरी शताब्दी के मध्य तक ओलंपिक गेम्स बहुत अच्छे से चला। इसकी स्टैंडर्ड और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन दूसरी सेंचुरी के मध्य में जब रोमन साम्राज्य ने ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिया, इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके गिरने लगी। रोमन साम्राज्य क्रिश्चियनिटी को मानता था। क्रिश्चियनिटी में नंगे बदन घूमना या नंगे बदन रहना ये शर्मिंदगी की बात थी, उनके लिए एक तरह से पाप की बात थी। और ग्रीस में इन सारे फेस्टिवल्स का, जिसमें ओलंपिक गेम्स होते थे, उनका चलना ये क्रिश्चियनिटी में अच्छा नहीं माना जाता था। फिर भी रोमन साम्राज्य के कब्जे के 300 साल के बाद तक भी ये गेम्स थोड़ा बहुत चलता ही रहा। लेकिन फाइनली 393 में रोमन साम्राज्य ने इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया और ओलंपिक गेम्स एक लंबे और गहरे अंधकार में चला गया। ये गेम्स फिर कब शुरू हो सकते थे, कब इन्हें रिवाइव किया जा सकता था, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लगभग 1500 साल लग गए इन्हें फिर से शुरू होने में। बैरन कोबर्टिन, जो कि फ्रांस के एक फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे, उन्हें इसी क्रम में एक बार मौका मिला एंशिएंट ग्रीस जाने का। बैरन कोबर्टिन जब ग्रीस पहुंचा तो वहां पर उसे एंशिएंट ओलंपिक साइट्स भी जाने का मौका मिला और वो ओलंपिया के उस जगह पर गया। वहां से वो इतना ज्यादा प्रेरित हुआ कि उसने ओलंपिक गेम्स को फिर से रिवाइव करने का ठान लिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, उसने बहुत कोशिश की। अंततः 1893 में जब पेरिस में एक यूनियन डेस स्पोर्ट एथलेटिक्स की मीटिंग हो रही थी, वहां पे वो इस प्रस्ताव को रखा और ओलंपिक गेम्स को फिर से रिवाइव करने का एक ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा। उस मीटिंग के खत्म होने के लगभग 2 साल के बाद बैरन कोबर्टिन को अनुमति मिली कि वो ओलंपिक गेम्स को फिर से शुरू कर सकता है। अब उसी गेम को फिर से चालू करना और उसी तर्ज पर चालू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले बैरन कोबर्टिन ने एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, एक कमेटी का निर्माण किया, जिसका नाम था इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। ये कमेटी ओलंपिक गेमों की एक गवर्निंग बॉडी बनी। आज भी ये ओलंपिक गेम्स की एक गवर्निंग बॉडी है।
1896 में फाइनली पहला समर ओलंपिक गेम्स हुआ, जिसे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। लेकिन सही मायने में ये 1896 में शुरू नहीं। भले ही 1896 में ओलंपिक गेम्स को बहुत ज्यादा उपलब्धि मिली, इसमें 60,000 से ज्यादा लोग दर्शक बन के आए थे। 12 से ज्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 280 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए जो अलग अलग 43 गेम्स में पार्टिसिपेट किए, लेकिन वो सारे 280 पार्टिसिपेंट्स मेल थे। इसे ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाने के लिए इसमें बहुत सारे सुधार और मापदंडों को सुधारने की जरूरत थी। 1924 में सही मायने में ओलंपिक गेम्स का विस्तार हुआ, जिसमें 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं थी। 1924 से ही विंटर ओलंपिक गेम्स शुरू हुआ, जो कि 1992 तक समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स एक ही साल होते रहे। 1994 से विंटर ओलंपिक गेम्स और समर ओलंपिक गेम्स अलग अलग कर दिए गए। अल्टरनेट 2 साल में विंटर ओलंपिक गेम्स और समर ओलंपिक गेम्स होने लगे। ओलंपिक गेम्स हार या जीत से कहीं बढ़कर है। बहुत सारे एथलीट्स ने ओलंपिक गेम्स को अपने समाज की, अपने देश की, अपने ऊपर हो रही आपबीती से लड़ने के लिए यूज किया। एक नाम इसमें आता है सारा अटर का, जो कि सऊदी अरेबिया की एक वुमेन एथलीट रही है। सऊदी अरेबिया में वुमेन एथलीट्स के लिए कोई जगह नहीं है। उसने किसी तरह से ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। 800 मीटर रेस में उसने पार्टिसिपेट किया। भले ही वो सबसे लास्ट पोजीशन पर रही, लेकिन उस दिन स्टेडियम में जो तालियां सारा अटर के लिए बजी, वो शायद किसी के लिए आज तक नहीं बजी होगी। उसने एक मिसाल कायम किया। आज सऊदी अरेबिया से दूसरे महिला एथलीट्स भी ओलंपिक्स और अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। सारा अटर ने उनके लिए भी एक रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया। जेस ओवेन्स, जो कि एक ब्लैक अमेरिकन था, जिसके ऊपर रेसिज्म के बहुत सारे कमेंट होते थे। एडोल्फ हिटलर, जो कि रेसिज्म को बहुत गंदा मानता था, उससे नफरत करता था, उसके सामने जेस ओवेन्स ने 4 गोल्ड मेडल जीते, और ये ओलंपिक गेम्स जर्मनी में ही हो रहा था। ये एडोल्फ हिटलर के लिए एक सबक से कम नहीं था। उसने वो हर ब्लैक अमेरिकन के लिए लड़ाई लड़ी जो रेसिज्म से प्रभावित थे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जो अपने समाज, देश और अगल बगल की कुरीतियों से, बुराइयों से लड़ने के लिए ओलंपिक गेम्स का यूज किया। लेकिन ओलंपिक गेम्स इतनी आसानी से हमेशा चलता रहा, ऐसा नहीं था। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। एथलीट्स ड्रग्स लेकर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें करप्शन के भी चार्जेस लगे। 1960 जब सोमालिया के एक साइकिलिस्ट ने ड्रग्स का सेवन कर इवेंट में भाग लिया और बीच इवेंट में ही साइकिल से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से IOC ने बहुत सारे सुधार किए। डोपिंग टेस्ट लाया गया ड्रग्स को ओलंपिक गेम्स से दूर रखने के लिए, लेकिन इसमें आज तक IOC ने 100% सफलता नहीं पाई है। आज भी कुछ ऐसे केस मिल जाते हैं जहां पर डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव निकलता है खिलाड़ियों का और उन्हें अलग कर दिया जाता है इवेंट से। 1998 में IOC के मेंबर्स पर करप्शन का चार्ज लगा, और ये करप्शन इसलिए हुआ क्योंकि 2002 का विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए बिडिंग चल रही थी, और इसमें एक खास देश को विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन करने के लिए पैसे और उपहार लिए गए थे, जिसके बाद IOC ने अपने 6 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रावधान हुए और करप्शन को आज के डेट में 0 टॉलरेंट बना दिया गया। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जब 1893 में शुरू हुआ था, तब ये ग्लोबल इवेंट जैसा नहीं था। इसमें सबका सहयोग नहीं था, सबका पार्टिसिपेशन नहीं था। 1913 में बैरन कोबर्टीन को ये चीज समझ में आई, सिंबल ऐसा तैयार करना चाहा जिससे पूरे दुनिया का पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स में हो। 1913 में एक सिंबल तैयार किया गया, 5 रिंग सिंबल, और इस 5 रिंग सिंबल का जो कलर था वो अलग अलग दिया गया। वो कोई रैंडम कलर सिलेक्शन नहीं है। उन कलर्स के माध्यम से दुनिया भर के हर एक देश के फ्लैग के कोई ना कोई कलर उन 5 कलर में समाहित हो जाते हैं, जिससे दुनिया के हर एक देश को ऐसा लगे कि वो ओलंपिक गेम्स का एक पार्ट है। और बाद में चल के इसी सिंबल को एक सफेद कलर के झंडे में उतारा गया, जो कि ओलंपिक गेम्स का फ्लैग भी बन गया। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग कार्निवल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने अपने टीम्स को, एथलीट्स को सपोर्ट करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।